राठौर समाज दो धड़ों में बट गया है। एक धड़ा गोल्डी भाई के साथ है और एक धड़ा इस वक्त स्वतंत्र है। वो समझ में नहीं आ रहा है कि इस बार करना क्या है। आपने किस तरीके से ये आंक लिया कि राठौर समाज दो धड़े में है? गोल्डी भाई एक ऐसी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं जिसके वो अभी तक कार्यकर्ता नहीं रहे थे और एकदम से आकर के चुनाव लड़ना, उनको लगता है कि वो अपने पूरे समाज को एक साथ 100% वहाँ वोट डलवा लेंगे। उसमें मेरे हैंडबिल रखे थे, तो हैंडबिल को उन्होंने लिया जिस पर ओवैसी साहब का फोटो छपा था। उन्होंने धरती पर फेंककर और लातों से खिसका दिया। तो मैंने उतरकर उनसे कहा कि देखिए ये अच्छा नहीं है। अगर माना जाए तो निर्वाचन आयोग की गाइडलाइंस है कि आप 40 लाख तक जनप्रतिनिधि खर्च कर सकते हैं। तो जब आप क्या ले जा रहे थे? उसमें हैंडबिल थे, जो पर्चे बोलते हैं हैंडबिल थे, और जिसका मेरे पे पक्का बिल था। मैंने उसको दिखाया भी लेकिन नहीं माने। फिर मैंने सीईओ साहब को फॉरवर्ड किया, उसको उनके मैंने नंबर पर फॉरवर्ड किया। तो उनको मैंने कहा देखिए मानक के अनुसार, क्योंकि मैं भी एक अधिवक्ता हूँ, मैं अपनी मर्यादा को, मैं एक लॉ को जानता हूँ। भाई थे, मुझे उनका नाम याद नहीं है, वो शायद भाई कनाडा से थे। उन्होंने पूछा था कि गोल्डी राठौर जिनको टिकट मिला है फिरोजाबाद की सीट से, वो उनसे आप जब मिले तो ये जरूर पूछना कि वो अपने आप को जीत का समीकरण क्या देंगे, कि किस तरह से फिरोजाबाद में जीतने के उनके आंकड़े क्या होंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कमल और आपने देखना शुरू कर दिया है पांचवा स्तंभ। उत्तर प्रदेश में चुनावी गर्मी इतनी ज़ोरों पर है कि आज मौसम ने अपना रुख बदल लिया है। आज सुबह से बरसात चल रही थी। तमाम जनसंपर्क जो अलग अलग पार्टियों के चलने वाले थे, आज कुछ समय में हेरफेर हुआ है और आज हम भी तमाम जगह जो लाइव सेशन में आपको दिखाते हैं और जनसंपर्क दिखाते हैं लोगों के, वो नहीं दिखा पाए हैं। बहरहाल कल की लाइव से लेकर के हमारे पिछले कई दिनों से कल सबसे ज़्यादा एक रिक्वेस्ट आई थी। कई सारे दोस्तों ने हमसे कहा कि गोल्डी राठौर इस वक्त राठौर समाज में जा रहे हैं, वहाँ क्या रेस्पॉन्स मिल रहा है, आप उनसे बात करिए, आप उनसे बात करिए। बार बार ये आग्रह था उनका। तो आज फाइनली हम गोल्डी राठौर जी उनके पास आके बैठ गए हैं, उनसे बातचीत करेंगे और आपके जितने भी सवाल हैं वो मैं सब याद करके उनसे ज़रूर पूछूंगा। जी सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए हमारे लिए। भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमको मौका दिया जनता से जुड़ने के लिए। जी रोज़ाना राठौर जी हम रोज़ाना 10 बजे एक लाइव सेशन करते हैं और यकीन मानिएगा हज़ारों लोग उसमें कमेंट करते हैं और सबसे ज़्यादा लोग आपके बारे में पूछते हैं उसमें कि आपका रुख इस वक्त क्या है। लोग AIMIM से जो लड़ रहे हैं, तमाम मतलब शहर से बाहर के लोगों को भी इतना इंटरेस्ट है, वो आपके बारे में पूछते रहते हैं। तमाम कॉल्स आई हैं, यूँ समझ लीजिए कि विदेश से भी कॉल आई हैं हमारे पास, कनाडा से, साउथ अफ्रीका से और सऊदी अरब तक से कॉल आई हैं हमारे पास आपके लिए। तो आज वही सब बातचीत करने के लिए आए हैं। वो रोज़ कहते हैं, शिकायत करते हैं कि आप जाते नहीं हैं। ये बताइए राठौर समाज का रुख क्या है? मैं सीधे सीधे पहला सवाल यही पूछ रहा हूँ क्योंकि लोगों की मानसिकता इस वक्त ये चल रही है कि राठौर समाज दो धड़ों में बट गया है। एक धड़ा गोल्डी भाई के साथ है और एक धड़ा इस वक्त स्वतंत्र है। वो समझ में नहीं आ रहा है कि इस बार करना क्या है। देखिए ऐसा है, पहले तो मेरे जो चाहने वाले हैं जिन्होंने आपको मजबूर कर दिया मेरे तक आने के लिए, मैं पहले उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया कहूँगा उनको। दूसरी बात ये आती है कि आपने किस तरीके से ये आंक लिया कि राठौर समाज दो धड़े में है। देखिए मैं राठौर समाज का बेटा हूँ और राठौर समाज जो संपूर्ण समाज है उनके अंदर एक राजनीतिक प्लेटफार्म की चाह है। वो चाहते हैं कि हमारा भी नेतृत्व हो और हम भी अपनी राजनीतिक भागीदारी लें। जिस तरीके से मैं डोर टू डोर समाज में जा रहा हूँ, जिस तरीके से डोर टू डोर राठौर समाज का मुझे समर्थन मिल रहा है, वो मुझे विदाउट खर्चे के उल्टा पैसे देकर मेरी हौसला अफजाई कर रहे हैं। तो मुझे तो कहीं नहीं लगता कि ऐसा कोई असमंज वाली स्थिति में है। हाँ, जैसे कि हर समाज में, हर बिरादरी में, हर समुदाय में कुछ जयचंद नाम के लोग होते हैं जो कि कुछ दलाल किस्म के लोग होते हैं। तो वो आए दिन इधर उधर, क्योंकि देखिए जिस सीट से मैं लड़ रहा हूँ उस सीट से भाजपा के कैंडिडेट जो भी विधायक रहे हैं और वो राठौर समाज के वोट को ही कंटिन्यू करते चले आए हैं और वो उसका लाभ लेते आए हैं। जब मैं राठौर समाज का बेटा होकर राठौर समाज के न्याय की बात करने के लिए आया तो मुझे सर्वप्रथम BSP से कैंडिडेट बनाया गया। जब मैं BSP से कैंडिडेट बना तो जो यहाँ पर भाजपा से लाभ लेते चले आ रहे थे, माननीय लोग हैं, वो उनको ये लगा कि राठौर समाज बड़े पैमाने में दूसरी जगह जुड़ जाएगा और जुड़ने के बाद में फिर हमारी जो स्थिति है वो धरातल में नहीं आ पाएगी और हम खत्म हो जाएंगे।
अब जब उन्होंने देखा कि राठौर समाज अब नालबंद हो गया, एकदम राठौर समाज एकजुट हो गया है, तो उन्होंने एक षड्यंत्र के तहत कुछ दलालों से मिलकर और बहुजन समाज पार्टी के दलालों से मिलकर मेरी टिकट को काटने का काम किया। उसके बाद में मुझे समाज ने एकजुट हुआ और समाज ने मुझे आदेश दिया कि गोल्डी भाई आपको चुनाव लड़ना चाहिए, आपके साथ जो समाज के साथ जो गलत हुआ उसका हम बदला लेना चाहते हैं। तो मैं समाज के कहने पर, समाज के आग्रह पर, समाज के द्वारा मुझे चुनाव लड़ाया जा रहा है। तो जो तरह की अफवाह फैला रहे हैं वो बेबुनियादी हैं, क्योंकि उनकी ज़मीन खसकते दिखाई दे रही है और वो मुरली राठौर को, समाज को तरह तरह से भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, जो कि बेबुनियाद और गलत है। एक हमारे रोज़ाना लाइव सेशन में एक भाई जुड़ते हैं, गौरव नाम है उनका सवाल कल ही रात को ये था कि जब आप मिले तो ज़रूर पूछिएगा। वो कह रहे थे कि गोल्डी भाई एक ऐसी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं जिसके वो अभी तक कार्यकर्ता नहीं रहे थे, और एकदम से आकर के चुनाव लड़ना, उनको लगता है कि वो अपने पूरे समाज को एक साथ 100% वहाँ वोट डलवा लेंगे। देखिए ऐसा है, भाई का जो क्वेश्चन है मैं उसका पहले ही जवाब दे दूं कि देखिए अजीम भाई कभी भी बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता नहीं रहे, उनको बहुजन समाज पार्टी ने टिकट दिया, और ऐसे ही सारे कई भिन्न दल हैं जिन पर कोई कार्यकर्ता नहीं रहता और टिकट देते, जैसे बीजेपी ने जगह जगह दिए। दूसरी बात आती जिस पार्टी से मैं चुनाव लड़ रहा हूं, तो मैं अपने गौरव भाई को ये बताना चाहूँगा कि जितने भी दल हैं वो जातिगत राजनीति कर रहे हैं। जैसे कि एक गौरव भाई के दिमाग में जो भी एक क्वेश्चन आ रहा होगा वो ये आ रहा होगा कि मैं मुस्लिम समाज से कैंडिडेट बनाऊं और मुस्लिम समाज को मतलब यानी कि मैं चुनाव लड़ रहा हूं। तो मैं अपने भाई को ये बताना चाहूँगा, खास तौर से गौरव भाई को, कि आप ये देखिए कि जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी ने अजीम भाई को चुनाव लड़ाया है और अजीम भाई उस चुनाव को लड़ते हैं तो जाटव वोट उनको टोटल मिलेगा, और जब जाटव वोट मिलेगा तो वो विजयी होंगे, तो फिर मुस्लिम समाज का यहाँ विधायक होगा। इसी तरीके से छुट्टन भाई लड़ रहे हैं, अगर छुट्टन भाई को मन क्या कहते हैं यादव वोट मिलेगा तो वो विधायक बनेंगे। अगर तुम्हारा बेटा, तुम्हारा भाई, तुम्हारा सहयोगी या तुम्हारा जिस समाज का व्यक्ति अगर मुस्लिम समाज के वोट को अपने पास लाकर और अपनी राजनीतिक भागीदारी करता है, तो भाई इसमें एक सीट से कहाँ कैसी दिक्कत आ रही है। सो मैं अपने गौरव भाई से पूछना चाहूँगा, भाई एक सीट से क्या हो रहा है? सारे दल राजनीति कर रहे हैं। बीजेपी ने खुद 27 कैंडिडेटों को, मुसलमानों को टिकट दिया है। बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता हैं, मुरली मनोहर जोशी वगैरह, इनकी बेटियों की शादी मुस्लिम समाज के लोगों से हुई है, तो उनको तो कोई सामाजिक स्थिति से ऐतराज़ नहीं है। लेकिन ये हमारे जो समाज में जो भ्रमित फैलाया जा रहा है मनीष असीजा द्वारा कि जो मुसलमानों की पार्टी है, उसमें मेरे समाज के कुछ लोग भोले भाले हैं जिनको राजनीतिक से दूर रखा गया, उनको राजनीति नहीं आती है, वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं। तो मैं अपने भाई से निवेदन करूंगा कि छोटे भाई इस तरीके की सोच ना रखें। हम लोग राजनीतिक सीख रहे हैं और ये लोग राजनीतिक कर चुके हैं, तो हम लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। कुछ रोज़ पहले अभी एक घटना हुई थी, आप कहीं से आ रहे थे, पूरा मामला आपने तमाम चैनल्स को बताया। हमारे कई सारे भाई हैं जो प्रदेश से बाहर के हैं और देश से बाहर के हैं, हमने अभी तक आपसे इस बारे में कोई किसी तरह की बातचीत नहीं की थी। पूरा मामला उनको भी समझना है और हमें भी समझना है। उस दिन क्या हुआ, क्या था उस दिन? देखिए, मैं जैसे ही थाना रसूल के समीप पहुंचा तो वहाँ चेकिंग चल रही थी, तो एसआई साहब ने जो चेकिंग अधिकारी है उन्होंने हाथ दिया। हाथ देने के बाद मैंने अपनी गाड़ी को रोका। रोकने के बाद में मैंने अपने ड्राइवर से इशारा किया कि बेटा इसको खोल के चेकिंग कराओ, क्योंकि देखो हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, वो अपनी प्रक्रिया कर रहे हैं, हमको अपनी करनी है। तो उसमें मेरे हैंडबिल रखे थे, तो हैंडबिल को उन्होंने लिया जिस पर ओवैसी साहब का फोटो छपा था, उन्होंने धरती पर फेंक कर और लातों से खिसका दिया। तो मैंने उतरकर उनसे कहा कि देखिए ये अच्छा नहीं है, क्योंकि हमने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का इस तरीके से अपमान कर रहे हैं, ये सही बात नहीं है। तो उन्होंने कहा ज़्यादा नेता बनने की कोशिश नहीं है, और बदतमीजी करने लगे मेरे साथ, अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगे। इतने में ही मेरा एक समर्थक था, उसने कहा कि सर आप इस तरीके से बात नहीं कर सकते, ये भी मतलब प्रत्याशी हैं, ये भी एक अधिवक्ता हैं। तो उन्होंने तुरंत मेरे जो समर्थक था उसके चांटे चांटे मेरे सामने ही मारे। वो वहाँ सीसीटीवी जो फुटेज लगी है थाने पर, उसमें कवरेज में है। मैं चाहूँगा आपके चैनल के निवेदन से कि उसकी सीसी फुटेज ली जाए और वो समाज को उजागर की जाए, दिखाई जाए कि उसमें सत्यता गोल्डी राठौर गलती है या मतलब जो वहाँ पर चेकिंग अधिकारी हैं उनकी गलती है। उसके बाद में
मेरा जो ड्राइवर था वो निकल के आया, तो इन्होंने भीतर से देवेंद्र कोई एसआई थे उनको बुलाया और हमको तीनों को धक्के मारकर, जो कैमरे में सूट है, हमको ले जाकर अंदर और कहा कि इन सालों को लॉकर में बंद कर दो। हमको लॉकर में बंद कर दिया गया। पूछा नहीं किस आप हमें अरेस्ट कर रहे हैं? मैं ये सारी उसमें मैंने कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, लॉ के अकॉर्डिंग मेरी प्रथम सूचना रिपोर्ट नहीं है, मैं वारंटी नहीं हूँ, मैंने कोई अपराध नहीं किया है, आप मुझे इस तरीके से बंद नहीं कर सकते। लेकिन उन्होंने मेरी एक भी बात नहीं सुनी, क्योंकि उन पर राजनीतिक दबाव था, वो सदर विधायक के दबाव में थे, उन्हीं के इशारे पे टोटल काम कर रहे थे। मैंने उनसे ये भी कहा था कि आप मुझे अच्छी तरीके से जानते हैं, मैं यहाँ लोकल कचहरी में प्रैक्टिस करता हूँ और आपकी कई एविडेंसों में मैंने 164 के बयानों में लड़कियों को रिलीज कराया, लेकिन उन्होंने किसी बात को मेरी को नहीं सुना। और जो देवेंद्र हैं हेड कांस्टेबल, उन्होंने मुझे धक्का मार के अंदर बंद कर दिया। और वहाँ जब लोग आ गए तो थाना उत्तर के द्विवेदी आए इंचार्ज साहब, उन्होंने मुझे निकाला और उन्होंने समझाया, तो मैंने उनकी बात को मानते हुए हेड कांस्टेबल और चेकिंग अधिकारी के खिलाफ एक प्रार्थना पत्र दिया सीओ साहब को। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि गोल्डी भाई आपके साथ न्याय होगा और निष्पक्ष जांच की जाएगी। लेकिन मुझे ये पता चला कि सत्ता के दबाव में आकर शाम को देर रात 6, साढ़े 6, 7 बजे करीब मेरे खिलाफ और मेरे लगभग 2424 लोगों के समर्थकों के खिलाफ FIR उन्होंने लिख दी है। अच्छा। जी, तो ये कुल मिला के सत्ता का दबाव है। वो लोग मुझे तरह तरह तरीके से भ्रमित करना चाहते हैं, मुझे हर तरीके से ये चाहते हैं कि मैं यहाँ से हट जाऊँ, क्योंकि राठौर समाज के वोट की बात आ चुकी है। राठौर समाज पूरी तरीके से अपने बेटे के साथ है और उसकी संग भागीदारी करना चाहता है। लेकिन मनीष सिसोदिया जी जो बार बार राठौर समाज को, संघवार समाज के वोट को ठक्कर अपने आप को जनप्रतिनिधि कहलाने का हक प्रदान कर चुके हैं, उससे उनकी अपनी जमीनी हकीकत को खसकता हुआ देखकर वो इस तरीके की ऊंची हरकतें कर रहे हैं। लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूँ, मैं प्रत्येक ऐसे लोगों से कहना चाहता हूँ कि मैं डरने वाला नहीं हूँ। अगर मेरी हत्या भी करा दोगे, मेरे खून का एक एक कतरा जब तक रहेगा शरीर में, तब तक मैं संघर्ष करता रहूंगा, अपने समाज के लिए हक अधिकार की लड़ाई लड़ता रहूंगा। उस दिन कितनी देर के लिए आपको डिटेन किया गया था? लगभग मुझे 15 से 20 मिनट कस्टडी में रखा गया था और 15 से 20 मिनट कस्टडी के बाद में दुबे के आग्रह पर मुझे निकाला गया और मैं ऑफिस में बैठकर मैंने तहरीर लिखी, जहाँ पर काफ़ी लोग थे, जिसमें करीब 15-16 लोग थे, उनके सामने मैंने तहरीर लिख के दी थी। जिन FIRs का आप जिक्र कर रहे हैं, उनमें आपने जाना कि क्या उन्होंने क्या धाराएं लगा दी आपके ऊपर? उन्होंने वही कहा है, सरकारी काम में बाधा। सरकारी काम में बाधा। जबकि सरकारी काम में अगर माना जाए तो निर्वाचन आयोग की गाइडलाइंस है कि आप 40 लाख तक जनप्रतिनिधि खर्च कर सकते हैं। तो जब क्या ले जा रहे थे? उसमें हैंड बिल थे, जो पर्चे बोलते हैं, हैंड बिल थे, और जिसका मेरे पे पक्का बिल था। मैंने उसको दिखाया भी, लेकिन नहीं माने। फिर मैंने सीओ साहब को फॉरवर्ड किया, उसको उनके मैंने नंबर पर फॉरवर्ड किया, तो उनको मैंने कहा देखिए मानक के अनुसार, क्योंकि मैं भी एक अधिवक्ता हूँ, मैं अपनी मर्यादा को, मैं एक लॉ को जानता हूँ, तो मैंने उसके अकॉर्डिंग ये सामग्री है, इसमें मैं कोई फिजूली खर्ची नहीं हूँ। अगर उन अधिकारी को चेकिंग करनी थी तो पहले जो निर्वाचन टीम है उनको बुलाकर और स्पष्टीकरण कराकर उनके द्वारा मेरे को जो भी कार्रवाई करनी थी उनको पावर थी, ना कि उन चेकिंग अधिकारी को। तो उन्होंने जो भी कहा करा है वो सत्ता के दबाव में और सदर विधायक के कहने पे किया है। जी, चलिए ये तो आपकी बात हो गई। अब शहर की बात करते हैं। शहर में आपको लग रहा है कल जो हालात बने हैं, खालिद भाई ने हाथ पकड़ लिया है छुट्टन भाई का, तो कुछ असर पड़ने वाला है उनके पास? देखिए, वो अपना उनका पर्सनल व्यू है। दूसरी बात ये रही कि खालिद भाई पहले बहुजन समाज पार्टी में थे, फिर समाजवादी पार्टी में आए, फिर समाजवादी पार्टी से उन्हें टिकट नहीं मिली तो फिर वो घर पर बैठ गए। फिर उनके बाद में उनकी जो शर्तें थी, माननीय सांसद जी अखिलेश जी आए, उन्होंने किसी तरह का कोई लालच दिया होगा कि तुमको मेयर या किसी तरीके से MLC वगैरह बना देंगे। तो देखिए, राजनीतिक में लालच तो चलता ही है, तो उसके तहत फिर छुट्टन भाई के साथ आ गए। अब जो भी हकीकत है वो तो सबसे ज़्यादा बेटर वही बता सकते हैं कि आगे होना क्या है। अब वो उनका अपना विचार है, वो जिस तरीके से चल रहे हैं वो उनको स्वतंत्र हैं। चलिए, अंतिम सवाल पूछ रहा हूँ। एक भाई थे, मुझे उनका नाम याद नहीं है, वो शायद भाई कनाडा से थे। उन्होंने पूछा था कि गोल्डी राठौर जिनको टिकट मिला है फिरोजाबाद की सीट से, वो उनसे आप जब मिले तो ये ज़रूर पूछना कि वो अपने आप को जीत का समीकरण क्या देंगे, कि किस तरह से फिरोजाबाद में जीतने के उनके आंकड़े क्या होंगे। बिल्कुल, भैया का क्वेश्चन बहुत अच्छा है और मैं उनके सवाल का सम्मान करता हूँ। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है, मैं पहली स्थिति से लेके चलता हूँ। जैसे मान लीजिए कि अजीम भाई हैं, अजीम भाई का जो पठान वोट है वो 15 से 20 हज़ार के बीच में है। 60% अगर वोटिंग करते हैं तो मैं मानता हूँ 12 से 13 हज़ार के बीच में आएगा। और जो बेस वोट है बहुजन समाज पार्टी का,
जिसमें मैं भी 23 साल उस पार्टी में रहा हूँ, तो लोगों की सिंपैथी, लोगों का प्रेम, लोगों का स्नेह मेरे साथ भी है, तो मैं भी कुछ उसमें से ले रहा हूँ। तो उसमें से अगर मैं कितना भी कर लूँ तब भी उनको 5, 7, 10 हज़ार वोट उनको मिलेगा। तो लगभग 25-30 हज़ार वोट पर उनका आंकड़ा आता है, 30 हज़ार तक लास्ट। बसपा का बेस वोट खींच लेंगे आप? यही तो देखिए, जब मैं 23 साल किसी के साथ रहा हूँ, आप एक बात ये मान के चलें कि अगर हम किसी जानवर को भी घर पे बांधते हो 23 साल तक, अगर वो खूंटा खाली हो तो हमारे दिल में आती है कि हमारा जानवर कहाँ गया। तो इसलिए मैं भी उनके लिए एक प्रेम और स्नेह कि मैं एक थाली में खाना खाने वाला था, और मैंने कभी ये नहीं समझा कि मैं क्या हूँ, मैं अपने आप को वही समझता था। और 90% लोग फिरोजाबाद की आवाम ये जानती थी। अब तो खैर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ तो सबको पता है, उन्हें ये जानती थी कि गोल्डी राठौर नहीं, गोल्डी जाटव है, और मेरे को लोग जाटव से ही कह के संबोधित करते थे। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि मैं कुछ दलालों के षड्यंत्र का शिकार हो गया और मैं अपने परिवार से दूर होना पड़ा। लेकिन कोई नहीं, उनकी जो दिल में मेरे जगह है और उनके दिल में मेरी जगह है, तो वो जगह को कोई दलाल खत्म नहीं कर पाएगा। तो आपको पता होगा ये किसने किया है आपके साथ, ये तमाम वो सारी चीज़ें मैंने बता दिया। सदर विधायक ने एक ये कैंपेनिंग पूरा करके, पूरा प्री प्लान करके और हिंदू मुस्लिम कराने के उद्देश्य से ये पूरा षड्यंत्र किया। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि उनकी वजह से उन्होंने तमाम ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम कैंडिडेट खड़े हो जाएं जिससे ये वो जीत जाए? हाँ, हर साल। अच्छा, ये तो आप न्यूज़ चैनल वाले भी जानते हैं कि हर साल, हर बार हिंदू मुस्लिम होता आया यहाँ पे, और हिंदू मुस्लिम होते हुए भी 150 वोट वाला विधायक बनता चला आया है। क्योंकि पता है हिंदू समुदाय एक तरफ हो जाता है, मुस्लिम समुदाय एक तरफ हो जाता है, हिंदू आबादी ज़्यादा है, मुस्लिम आबादी कम है, तो हमेशा वो ये हो जाते हैं, और हमारा मुस्लिम समाज का वोट बढ़ता चला आया है। तो इसलिए उन्होंने उस चीज़ को दोबारा पुनः, देखिए ये तो चुनावी आंकड़े हैं, उन्होंने इसको दोबारा रिन्यूअल करना चाहा, लेकिन वो विफल रहे, क्योंकि उसमें अब गोल्डी राठौर आ चुके हैं। अब उसके बाद में आइए छुट्टन भाई की बात। छुट्टन भाई का जो बेस वोट है, जिसको हम बोलते हैं यादव समाज का वोट, वो यादव समाज का वोट यहाँ 7 से 8 हज़ार है। अगर हम 60% पोलिंग करते हैं, 60% से ज़्यादा नहीं जाएगी, ये आप भी जानते हो, 60% करते हैं तो 8 हज़ार में से लगभग हमारे 4-5 हज़ार वोट आएंगे। 5 हज़ार वोट में से भी लगभग मैं जानता हूँ फिरोजाबाद सीट पर यादव समाज के लोग अधिकतर बीजेपी से डिपेंड करते हैं, क्योंकि कुछ ब्लॉक प्रमुख भी हैं यहाँ पर, कुछ पार्षद भी हैं, तो वो भी ले जाएंगे। तो उसमें से 2-3 हज़ार वोट छुट्टन भाई ले पाएंगे यादव समाज के। अब आती है उनके मुस्लिम समाज की वोट की बात। तो मुस्लिम समाज का वोट अगर अपने जो समाज से वो बिलोंग करते हैं, तो कितना भी काटते हैं तो मुश्किल से 10 हज़ार या 20 हज़ार, हद है 30 हज़ार वोट, तो 30 हज़ार 32-33 हज़ार पर वो खत्म हो जाएंगे। वो तो कह रहे हैं 40 हज़ार तो मेरे ही समाज का वोट है मुस्लिम में। तो मैं कब मना कर रहा हूँ, 40 हज़ार उनका वोट है, 60% आप जोड़ लीजिए, कितना रह गया? मैंने तो उनकी बात, उन्हीं के समाज का, अलवी समाज का, अलवी समाज का 40 हज़ार वोट है, तो उसका 60% जोड़ लीजिए। मैं ये मानता हूँ कि जिस समाज में, हिंदू समाज में ही जातिवाद नहीं है, मुस्लिम समाज में भी जातिवाद है, ये आप समझ रहे होंगे, और उसी जातिवाद को खत्म करने के लिए गोल्डी आया यहाँ पर। जो हिंदू मुस्लिम की खाई चल रही है उसको खत्म करने के लिए गोल्डी यहाँ पैदा हुआ है। गोल्डी का कोई राजनीतिक करने का उद्देश्य नहीं है, ना ही गोल्डी को राजनीतिक भागीदारी चाहिए, बस समाज को उठाना है। जो जिस तरीके की आज तक गंदी राजनीति आई है उसको खत्म करना है। तो छुट्टन भाई का ज्यादा आता है तो 40 से 45 हज़ार वोट। अब समाज का वोट नहीं लाइन नहीं मिल पाएगा भैया, नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आप देख लेना 20 तारीख को वोटिंग होगी। अब आते हैं आप जो सदर विधायक है माननीय असीजा जी, जिनका अपना खुद का वोट तो कुछ है ही नहीं, ये तो आप भी लोग जानते हैं। दूसरी बात आती है वैश्य समाज नाराज है उनसे, वो वोट करेगा नहीं। संघवार समाज का वोट लेते आते थे, 30 हज़ार वोट है, वो थोड़ा वो रामदास मानव जी हैं, वो उनको हैंडल कर रहे हैं, संघवार समाज वोट नहीं मिलेगा। आपको क्या लगता है वो कहाँ खड़े हैं रामदास मानव इस चुनाव में? देखिए, रामदास मानव जी का जो वोट है, हो सकता है कि बहुजन समाज पार्टी से भी ज़्यादा स्ट्रांग वोट है, जो मेरा मानना है। दूसरी बात आती है कि रामदास जी मानव जी की जो सिंपैथी है समाज की, जिस तरीके से सदर विधायक द्वारा मानक के अनुसार लोगों को ना तो केरोसिन देना, ना ही उनकी मजदूरी देना, समय से अधिक काम कराना, तो इन सब चीज़ों की पीड़ा है संघवार समाज के अंदर। तो उसका तो देखो हर समाज चाहता है कि हमको न्याय मिले, तो उनको पूरा टोटल वोट मिलेगा, 30 हज़ार वोट उनका अपना जाएगा। चौथी बात आती है कि गोल्डी राठौर, अब गोल्डी राठौर वोट का 60 हज़ार वोट है, तो 60 हज़ार वोट मुझको मिलेगा, उसमें से 40 जो भी कट रहा है वो मैं काट रहा हूँ, तो 60 और 30 90 हज़ार वोट हो गया। पिछली बार 60 हज़ार कौन सा वोट है? राठौर समाज जी, 55-60 हज़ार के बीच में, तो 60 हज़ार राठौर वोट है। तो अगर आप देखेंगे कि 60 हज़ार वोट अगर मैं ले रहा हूँ, 30 हज़ार मानव जी ले रहे हैं, तो हम 90 हज़ार वोट पे आ रहे हैं। और 90 हज़ार के बाद में अगर आप देखते हैं, इसमें पिछले चुनाव में माननीय विधायक जी 1,02,000 कुछ वोटों से विजयी हुए थे, ठीक है ना। अगर उन लोग वोटों को जोड़ दिया जाए तो उसमें से आप 70 हज़ार वोट निकाल दीजिए, 90 हज़ार वोट,
तो उनके 20-22 हज़ार वोट रहते हैं। फिर अगर वो इधर उधर जाते हैं और वोटों की खरीद बरकत करते हैं, लोगों को बगलाते हैं, तो 30,000 पे आगे उठ जाएंगे। तो ये सारे जो तीनों चारों कैंडिडेट हैं 30, 40, 50, लास्ट 50 की हद पर हैं ये, 60,000 वोट नहीं आएगा। अब आप कहेंगे गोल्डी भाई आपका वोट कहाँ से आ रहा है इतना? देखिए, मैं जिसका कैंडिडेट हूँ AIMM का, मेयर चुनाव में 57,000 वोट लाकर सेकंड पर्सन की पार्टी रही थी आपकी AIMM। तो 57,000 तो तुम मान नहीं लीजिए, मैं ज़्यादा नहीं मानना, 57,000 जो पड़ा वोट है उसको मानना हूँ, जबकि इस बार बढ़ेगा वोट, क्योंकि आवाम चाहती है कि हिंदू मुस्लिम का जो फंडा है वो ख़त्म हो उत्तर प्रदेश से। तो 60,000 57,000 वो मान लीजिए, और 60,000 में अपना वोट मानता हूँ, तो मेरा वोट कितना हो गया? 1,27,000। आप 60,000 पूरा पढ़वा लेंगे? देखिए 60% मान लेते हैं उसमें से हम आपका भी, जैसे मान लीजिए सबको बताया था, हम बताए तो 40,000 तो हम डरवा ही लेंगे। 40,000 और 57,000 आ जाइए आप, 97,000 वोट हो गया। 97,000 में हमारी पार्टी का कई पार्टियों से टाइपट है, हम लोगों का गठबंधन है, तो जिसमें मतलब जन अधिकार पार्टी, उसमें 12 से 14,000 वोट आपका संघवाद कुशवाहा समाज का है, वो हमको मिलेगा डेफिनेटली, क्योंकि उनके नेता हैं। दूसरी बात ये आती है कि हमारे पास प्रेम सिंह सत्ता है, हमारे पास प्रजापति समाज के लोग हैं, हमारे पास कई भिन्न भिन्न जातियों के लोग हैं, वो सहयोग कर रहे हैं। और जनता द्वारा, क्योंकि मैं व्यापारी वर्ग से रहा हूँ, तो व्यापारी वर्ग चाहता है कि एक व्यापारी पहली बार चुनाव लड़ रहा है, तो व्यापारी को भागीदारी मिलनी चाहिए। तो व्यापारी वर्ग मेरे साथ टोटल जुड़ा हुआ है। तो मैं तो किसी को अपने मतलब यानी कंपटीशन में मानता ही नहीं हूँ, क्योंकि जिस तरीके के जो आंकड़े हैं, जिस तरीके के वोटिंग का कैलकुलेटेड है, वो 19% मेरी तरफ है, मात्र 10% है इन तीनों चारों की तरफ। तो मैं क्यों कंपटीशन में मानूं? तो इसलिए कोई कंपटीशन में नहीं है, बस इसीलिए ये बौखलाकर मेरे साथ ओछी हरकतें करने का काम करते हैं, और मुझे समय समय पर मतलब यानी कि मतलब मुझे थोड़ा डराने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देता हूँ, मेरे शरीर में जब तक एक खून की बूंद रहेगी, तब तक मैं अपने समाज और मैं जनता के लिए लड़ता रहूँगा। ये मेरा दृढ़ निश्चय है, संकल्प है। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद गोल्डी जी। ये थे फिरोज़ाबाद सदर की सीट से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशी गोल्डी राठौर, जिनसे आपकी बातचीत, आपके सवाल हमने दागे, तमाम जिस तरीके के सवाल, तीखे से तीखे सवाल हमने इनसे रख दिए, जिस तरह इन्होंने आंकड़े गिनाए, सारे समीकरण से आप कितने संतुष्ट हैं, कितने असंतुष्ट हैं, आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और चैनल को इसी तरह प्यार देते रहिए और देखते रहिए पांचवा स्तंभ। धन्यवाद।